सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए। मीन लगन वाले जातकों के लिए अगर हम देखें दिसंबर मंथ को, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके जो लगन कुंडली है उसमें गोचर अप्लाई होगा और कुछ इसी हिसाब से आपको कुंडली अपनी देखने को मिलेगी दिसंबर मंथ की। यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको कुंडली में नजर आ रही है इसका आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो अब हम विचार करते हैं कुंडली पर। कुंडली के हिसाब से हम सबसे पहले लग्नेश के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश आपके जुपिटर बनते हैं जो कि आपके 10th लॉर्ड भी हैं। जुपिटर का ट्रांजिट इस समय आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में ये अभी वक्री स्थिति में है। देखिए अभी गुरु वक्री स्थिति में जब तक है तब तक आपको अपने आप को प्लान करना है। अगर आपको एजुकेशन वगैरह ग्रहण करनी है, कुछ लाइफ में नया सीखना है, अपनी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना है, या आपको किसी भी प्रकार का ऐसा काम करना है जो 3rd हाउस से संबंधित है, जैसे कि कोई शॉर्ट टूर करना है आपको, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है, आपको कोई भी इस प्रकार का काम जो आपके भाई बहनों से संबंधित है, आपके रिलेटिव से, आपके रिश्तेदारों में कहीं आपको इधर उधर जाना आना है, तो वो काम आप कर सकते हैं। मेनली जो जुपिटर है 3rd हाउस में, अगर जुपिटर वक्री हो गए हैं तो यहाँ खुद की क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने का ये समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके 10th लॉर्ड भी हैं। इसलिए आप अपने करियर के लिए भी अभी कुछ नया प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि आने वाले समय के लिए आप अपने करियर को कैसे देखेंगे। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको नया जॉब चाहिए। मान लो आप अभी जॉब में नहीं हो, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, या आपने जॉब पहले काफी समय तक छोड़ दिया था, तो अब आप अपने जॉब के लिए किस प्रकार से प्लान करेंगे, यहाँ आपको ये देखना है। तो वक्री गुरु अभी भी आपको काफी ज्यादा टाइम दे रहे हैं। आप कितनी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो उतना ही आपके लिए ये आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जुपिटर 3rd में है तो आपको खुद का एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। खुद का यहाँ पर आपकी जो भी एबिलिटी है, किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन स्किल, उनका बेहतर से बेहतर आपको यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए लग्नेश आपके खुद 3rd हाउस में है, तो हम ये भी मानते हैं कि लग्नेश अगर 3rd हाउस में आ जाए तो उस समय हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि हमें कोई ऐसी प्लानिंग जो हमने पहले करी लेकिन वो प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, हमें कौन कौन से उसमें बदलाव करने हैं और हमें आगे के लिए किस प्रकार से अपनी प्लानिंग को चेंज करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे जुपिटर का अब 10th लॉर्ड होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपकी जो इमेज है, आपकी जो पर्सनल एक लाइफ है और आपकी जो एक पब्लिक इमेज है, दोनों पर ही काफी गहरा असर डालेगा। जुपिटर यहाँ 10th लॉर्ड होने की वजह से आपको काफी ज्यादा एक्टिव रख सकते हैं। तो आने वाले समय में आप कितना परफेक्टली अपने काम को अंजाम देंगे, यहाँ ये जुपिटर की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। और जुपिटर यहाँ से फिर आपके जो दृष्टि डाल रहे हैं 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। 7वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने वाले हो, कोई लंबा ट्रेवल करने वाले हो, या अन्य कोई भी काम ऐसा जो 7th हाउस से रिलेटेड आप करने वाले हो। मान लो अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हो, या कोई भी ऐसे काम में हो जहां पर आपको कोई रिसर्च करना है, कोई कोई आपको स्पेशल पर्पस कोई ऐसा देखना है जहां पे आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, या आपका इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक कार्यों में, रिलीजियस वर्क में, तो आप इस तरीके से आने वाले समय के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सको। यहाँ जुपिटर आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे प्लानिंग करने के लिए। जुपिटर की जो ये दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे, इससे अगर आपकी मैरिड लाइफ अभी डिस्टर्ब चल रही है तो मैरिड लाइफ में भी कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी यहाँ केतु का गोचर है। केतु का जब तक गोचर रहेगा आप अपने पार्टनर से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे। तो यहाँ भी आपको एक रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जुपिटर का यहाँ जो दृष्टि है, क्योंकि जुपिटर लग्नेश है, इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो पब्लिक की नजरों में आएगा, लोगों की नजरों में वो चीज आएगी, और कोई भी ऐसी चीज जो आप इस समय करेंगे वो छुपी हुई नहीं रहेगी। भले ही आपका कोई अदर रिलेशनशिप है, भले ही आपका इंगेजमेंट है, भले ही आपका नया नया मैरिज अगर होने वाला है तो वो भी।
जुपिटर का यहाँ से फिर जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे रहेगा। नवम भाव पे जुपिटर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपके पिता के साथ का आपका कोई लेन-देन है, पिता के साथ आप अगर मिलके कोई काम कर रहे हैं या आप हो सकता है उन्हीं के प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी प्रकार का आदान-प्रदान कर सकते हैं, कोई एडवाइस का आदान-प्रदान कर सकते हैं या किसी अन्य चीज़ का भी। गुरु का दृष्टि यहाँ होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिएटिविटी आपकी है उसमें और ज़्यादा सक्षम बनाएगा। आपको नई-नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा यहाँ पर। इसके साथ-साथ आपको गुरु आपकी उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है, इवन विदेश यात्रा दे सकता है और आपको काम करने के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेटेड बना सकता है। गुरु की दृष्टि फिर यहाँ से रहेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो गुरु की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए और आपने जो भी ज्ञान हासिल किया है, उसका कितना अधिक उपयोग आप अपने करियर के लिए और धन कमाने के लिए करेंगे, यहाँ बृहस्पति ये सुनिश्चित करेंगे आपके लिए। तो बृहस्पति का बहुत ही बड़ा रोल है और जब तक ये वक्री हैं, अब आपके पास नई अच्छी प्लानिंग करने का समय है। मान लो अगर आपकी पहले की कोई भी प्लानिंग जो कि फेल हो चुकी है या कोई भी ऐसी प्लानिंग जो कि वर्क नहीं कर रही है आपके लिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं इस समय में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ मंगल को। मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। इनका गोचर होगा फिलहाल आपके 5th हाउस में, जहाँ ये नीच की स्थिति में होंगे। यहाँ ये निश्चित है कि आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा उग्र बना सकते हैं और ये चंद्रमा के घर में है। चंद्रमा के घर में होते हुए मंगल आपके ऊपर और भी ज़्यादा फायरी इफ़ेक्ट डालेंगे। इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनली भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव ही वो भाव है जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम एनालिसिस करते हैं या हम आगे के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो हमारी जो मेंटलिटी है वो यहीं से नज़र आती है। अब मंगल यहाँ है तो संतान के साथ आप कुछ बड़ी अपेक्षा लगा के बैठे होंगे, संतान का सपोर्ट चाहते होंगे या संतान की जो परफॉर्मेंस है उनकी एजुकेशन में या उनके प्रोफेशन में, हो सकता है आप उनसे काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हों। तो मंगल यहाँ पे क्योंकि आपके वाणी स्थान के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगल की ये जो स्थिति बन रही है, ये लगभग पूरे मंथ ही हमें देखने को मिलेगी। इसलिए आपको आपके रिलेशनशिप वाइज़, आपकी मैरिड लाइफ़ या फिर आपका कोई भी किसी से अगर अफ़ेयर चल रहा है, तो अफ़ेयर का भी यहाँ टूटने के चांसेस बन सकते हैं। तो इन सब पर आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। मंगल यहाँ वाणी स्थान के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपका ये हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्यों में आप डील करेंगे, जैसे कि धन संपत्ति को लेकर, पारिवारिक मामलों को लेकर, अपनी जो सेविंग है, अपनी जो अर्निंग्स है उसको लेकर, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आएगी और आपको धैर्य नहीं रहेगा मुख्य रूप से यहाँ मंगल के होने से। अब आप ये देखिए कि आपके जो लगन कुंडली में चंद्रमा है, उनका संबंध आपके 5th हाउस से है या नहीं है? अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध भी है आपके चार्ट में, तो ऐसा मंगल आपको और भी ज़्यादा उग्रता दे सकता है, आपको और भी ज़्यादा जल्दबाज़ बना सकता है, जिससे आपके कार्यों के बिगड़ने की संभावना और भी ज़्यादा रहेगी। मंगल का अगर हम देखेंगे तो मंगल 9th लॉर्ड भी हैं। इस केस में कभी-कभी आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उच्च शिक्षा के लिए डिसीज़न लेने के लिए मंगल प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना या इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको मंगल यहाँ पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकते हैं। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि रहेगी आपके 8वें भाव पे रहेगी, 8वें भाव पे इनकी दृष्टि होते हुए आप अपने जीवन साथी की फैमिली से अगर किसी भी प्रकार का लेन-देन करेंगे तो मनमुटाव होने की संभावना रहेगी या उनसे कोई और प्रकार का आप सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, तो हो सकता है कि वो सपोर्ट आपको ना मिले। यहाँ मंगल का जो दृष्टि है 4th एस्पेक्ट है यहाँ पर, इसलिए आपका जो जीवन साथी है वो आपको आपकी कहीं न कहीं वाणी के द्वारा जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और जीवन साथी की वाणी का ये घर है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार का विवाद मोल नहीं लेना चाहिए। यहाँ मंगल का दृष्टि रहेगा अपने उच्च के घर पे, यहाँ मंगल आपको अवश्य ही सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से घुलने-मिलने का चांस यहाँ मंगल देंगे और अगर आप लीडरशिप में हैं, तो लीडरशिप को लेकर यहाँ मंगल अच्छी स्थिति दिखाते हैं। हो सकता है कि मंगल आपको बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी दे सकें, जिससे आप अपने लिए कुछ फ़ायदा कर सकें, धन संपत्ति को लेकर या अन्य मामलों में। इसी प्रकार से अगर मान लो आपका कोई भी बिज़नेस है, तो बिज़नेस में भी आपको काफ़ी कॉन्शियस रह के ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। आप अगर जल्दबाज़ी में कुछ भी करेंगे, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर। मंगल की दृष्टि आपके रहेगी फिर 12वें भाव पे, यहाँ अब देखिए शनि पिछले मंथ में जब हमने बात की थी, तो शनि मार्गी नहीं थे, अब शनि मार्गी हो चुके हैं। तो यहाँ शनि का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है
और नीच का मंगल अगर यहाँ दृष्टि डालेगा तो आपके रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि जीवन साथी से आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं इस मंथ में। जीवन साथी के साथ अच्छी अटैचमेंट आपको फील नहीं हो पा रही है, या उनके साथ रिलेशनशिप में आप संतुष्ट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपने ऐसा कोई खर्चा अपने जीवन साथी पे किया या अपने डेली रूटीन पे किया जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। तो यहाँ मेनली आपको जो आपके खर्चे होने वाले हैं, आपका जो जीवन साथी से रिलेशनशिप है, उन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कोई भी स्वास्थ्य का ऐसा इशू जिसमें आपको कोई लंबा ट्रीटमेंट लेना है, आपको कोई अन्य ऐसा काम करना है जिसमें आपका स्वास्थ्य का या आपकी बॉडी का कोई बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसे मामलों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको काफ़ी ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र का गोचर देखेंगे तो 2 दिसंबर से ये मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में इनका जो गोचर रहेगा आपके 11वें भाव में ही रहेंगे। 11वें भाव में होते हुए यहाँ शुक्र आपको जरूर सपोर्ट कर सकते हैं धन संपत्ति के मामले में और आपकी लव लाइफ के मामले में भी। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल आपको काफी ज्यादा उग्र बना सकते हैं क्योंकि इनकी मंगल की दृष्टि है शुक्र पर। इसलिए आपको आपके जीवन साथी और आपका अगर किसी से कोई अफेयर है, किसी से कोई फ्रेंडशिप है, उन मामलों में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। शुक्र की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है। हाँ, शुक्र की दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके इमेजिनेशन या कोई भी प्रकार की शुक्र से रिलेटेड स्किल के लिए अच्छी है। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे भाव के भी स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको कोई भी प्रकार की स्पेशल क्रिएटिविटी अगर है तो उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा डेवलप करना है। लेकिन यहाँ पर आपको मंगल को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा अपने चार्ट में चंद्रमा को। तो चंद्रमा पर अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ मंगल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर जो शुक्र की दृष्टि जो कि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि यहाँ शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ आप थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों ही ग्रहों के मध्य। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्र हैं वो आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से शुक्र आपको कुछ सडन इनकम या कुछ सडन लाभ यहाँ जरूर दिखा रहे हैं, और आपको अगर कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है जैसे कि आप कोई ऐसा सोर्स डेवलप कर रहे हैं अपने लिए जिससे आपको रेगुलर इनकम आ सके या रेगुलर आपको धन की प्राप्ति हो सके, तो आपको थोड़ा फोकस ऐसे मामलों में जरूर करना चाहिए। यहाँ आप थोड़ा बहुत सपोर्ट अपने जीवन साथी की फैमिली से धन संबंधी मामलों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको अपने पैतृक संपत्ति के मामलों में या किसी भी ऐसे अन्य मामले में जहाँ पर आपको कोई सडन लाभ होगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी या ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, और बुध का गोचर देखेंगे तो वृश्चिक में अभी बुध वक्री रहेंगे। वृश्चिक में जब बुध इस प्रकार से वक्री रहेंगे तो आपको कोई भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है या उच्च शिक्षा के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा सोचना समझना पड़ सकता है। यहाँ गुरु भी क्योंकि अब वक्री है और गुरु की भी वक्री दृष्टि ही यहाँ पड़ रही है, तो निश्चित ही यहाँ आपको, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ नीच की स्थिति में रहेंगे शुरुआत में, और थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी अपने हायर स्टडीज के लिए करना पड़ सकता है। तो बुध का जो प्लेसमेंट है 9th हाउस में, बुध का प्लेसमेंट होने की वजह से आपको अपने स्टडी पर्पज से घर से दूर जाना है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना है तो आप कर सकते हैं, और बुध यहाँ 7th लॉर्ड भी है। 7th लॉर्ड होने की स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बुध कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा दे सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं जिससे आप कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे बुध आपके ज्ञान ग्रहण करने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, या आपकी खुद की जो क्वालिटी है, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है, कोई भी आपके अंदर स्किल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बुध है अब क्योंकि वो दोनों ही केंद्र भाव के स्वामी है, इसलिए बुध का जो गोचर है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बुध के यहाँ वक्री होने से आपको प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, या कंडीशंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में आपके 9th हाउस में रहेगा जहां वो नीच की स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा नीच की स्थिति में रहेंगे तो यहाँ आपके पिता के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं, माता जी के साथ भी आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ होते हुए आपको थोड़ा सा शुरुआती 1-2 दिन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा निर्णय लेना। तो हो सकता है अगर आपका कोई भी ऐसा डिसीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आप उसको अगर थोड़ा स्किप कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, तो आप फिर आने वाले दिनों में उसको प्लान कर सकते हैं।
चंद्रमा का गोचर फिर आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में चंद्रमा का गोचर होगा लगभग 3-4 तारीख के आसपास। तो ऐसे में आप अपने स्किल्स को अपने करियर के लिए या अपने किसी भी काम के लिए अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा का यहाँ से दृष्टि 4th हाउस पे रहेगा, तो कहीं न कहीं एक अच्छा बैलेंस आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में चंद्रमा बनाने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा का गोचर काफ़ी अच्छा माना जाएगा आपके 10th हाउस में, क्योंकि वो अपने मित्र गुरु के घर में स्थित होंगे। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन अगर लेना चाहते हो, या करियर से रिलेटेड कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हो, आपकी अपनी कोई भी स्किल जो आपके करियर के लिए आपको काम आनी है उसका अगर यूज़ करना चाहते हो तो चंद्रमा का प्रवेश फिर होगा आपके 11वें भाव में, जहाँ वो काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। ये जो प्रवेश होगा लगभग 6-7 तारीख के आसपास होगा। इस समय आपको सडन इनकम होने के चांसेस बनेंगे। आप सडनली कोई बड़ा फैसला लेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने कोई भी लव अफेयर वगैरह को लेके, और चंद्रमा यहाँ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अटैचमेंट दिखाते हैं। बट देखिए मंगल की जो नीच की दृष्टि है वो पड़ रही है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपका कितना ज़्यादा आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, या आपके चार्ट में चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या शुक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके इन तीनों ग्रहों का चार्ट में जो रिलेशनशिप है, जो जो अगर दृष्टि संबंध है या युति है तो वो कैसा है। तो चंद्रमा का कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य आपके 6th लॉर्ड है और सूर्य का गोचर होगा 9वें भाव में। 9वें भाव में इनका गोचर होगा तो लगभग हम ये मानेंगे कि आपके ये प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो आपको आपके स्किल्स का यूज करना अच्छा रहेगा। और सूर्य यहाँ आपको पिता के साथ कुछ हद तक अच्छे संबंध दे सकते हैं, यानी पिता से आपको सपोर्ट दिला सकते हैं। भले ही वैसे अगर वाणी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके मतभेद जरूर रहेंगे पिता के साथ थोड़े बहुत, बट यहाँ पे आपको कुछ हद तक पिता से मदद मिल सकती है। और आपका अगर कोई गुरु है, आपने किसी को गुरु बना रखा है, या आप अपने गुरुजनों के बीच में कहीं भी हैं, तो आपको गुरुजनों से अच्छा सहायता या सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य यहाँ से आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ गुरु अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य का ये वाला जो दृष्टि रहेगा थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, और सूर्य आपको यहाँ हेल्प करेंगे किसी भी काम को जल्दी निपटाने के लिए। अब देखिए सूर्य जैसा एनर्जेटिक प्लैनेट अगर 9th हाउस में है तो थोड़ा आध्यात्म या धार्मिक कार्यों में भी रुचि आपकी बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य दिखा रहे हैं अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, आप फॉरेन में सेटल हैं, किसी दूसरे स्टेट में सेटल हैं, स्पेशली अपने कार्य के पर्पज से, अपने जॉब या अपने प्रोफेशनल पर्पज से, तो ऐसा सूर्य आपको काफी फायदा दिलाएगा। फिर इनका गोचर यहाँ से चेंज होगा और धनु राशि में आ जाएंगी। 15 तारीख के बाद इनका गोचर होगा धनु में। 15 तारीख के बाद जो सूर्य की यहाँ स्थिति बनेगी ये आपके कैरियर के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो लगभग अगर आपको अपने कैरियर में कोई बड़ा बदलाव करना है 15 दिसंबर के बाद आप विचार कर सकते हैं। आपका कैरियर से रिलेटेड जैसे कोई प्रमोशन वगैरह है, सैलरी वगैरह का इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं तो भी आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने शुक्र के लिए बात की, मंगल के लिए भी हमने यहाँ चर्चा की है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ शनि को। तो शनि आपके चार्ट में आपके 11वें भाव और आपके 12वें भाव दोनों के ही स्वामी हैं। फिलहाल अब शनि मार्गी हो चुके हैं। मार्गी हो चुके हैं तो धीरे धीरे ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। और अब आपको अगर विदेश यात्रा करनी है, विदेश में सेटल होना आगे के लिए, या कोई आध्यात्मिक टूर करना है विदेश में, तो थोड़ा ज़्यादा समय लेना पड़ सकता है, ज़्यादा समय तक एफर्ट करना पड़ सकता है। और आपके कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे जो कि अब होने थे पहले तक, वो खर्चे या तो अभी तक आपके हो चुके हैं, या अब आपको वो जो है खर्चे बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन से किसी भी प्रकार का इनकम आ रहा है, चाहे वो कैश के रूप में है, चाहे वो डिजिटल रूप में कैसे भी है, या आपने कोई विदेश में प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। शनि आपके चार्ट में दोनों ही भाव से संबंधित जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे आपका 12वां भाव और आपका जो 11वां भाव है, इनसे रिलेटेड जिम्मेदारियां उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके परिवार के लिए या अपने पर्सनल पर्पस के लिए आपको धन कमाने की जो आवश्यकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, आपका काम बढ़ सकता है, आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो कि अभी तक पेंडिंग था, या आपके घर परिवार में किसी का अगर ट्रीटमेंट पेंडिंग था, तो ट्रीटमेंट होने की संभावना यहाँ बनेगी। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे चर्चा की सभी ग्रहों के बारे में, अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ शनि की दृष्टियों के बारे में।
शनि की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा-सा आपके लिए यहाँ डिफ़िकल्ट रहेगा सेविंग वगैरह करना, और फैमिली के साथ भी आपके थोड़े कनेक्शंस प्रभावित होंगे। हो सकता है कि आप अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइट बिहेव करें और काफ़ी रिजिड रहें। तो यहाँ पर फैमिली का जो फीडबैक है या फैमिली का जो आपको सपोर्ट है, वो थोड़ा कम मिलने की संभावना है। इसके साथ-साथ यहाँ से शनि का यहाँ पे जो दृष्टि है वो है आपके 6th हाउस पे। अगर आपको अपना रूटीन प्लान करना है, अगर आपको अपना जो डेली रूटीन है आपके वर्क प्लेस पे वो अगर देखना है, तो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब शनि मार्गी हो चुके हैं, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं। और अगर आप नया-नया जॉब कर रहे हैं कहीं पे, नया-नया आपका अपॉइंटमेंट हुआ, तो शायद आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है या ज़्यादा आपको काम मिलेगा। इसके अलावा शनि का दृष्टि यहाँ नवम भाव पर भी है। नवम भाव पर शनि का दृष्टि का होना आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ये आपके प्रोफ़ेशनल करियर के लिए तो अच्छा माना ही जाएगा। आपको विदेश यात्रा या विदेश टूर में भी हेल्प कर सकता है, और उच्च शिक्षा में भी यहाँ शनि आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो शनि से आपको इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में अगर देखा जाएगा तो 2 से 6 तारीख तक, फिर 13 से 19 तारीख तक और 29 से लेके 31 तारीख तक। ये दिन आप मीन लगन वालों के लिए बेहद अच्छे रहेंगे। मान लो अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, जो काम में आपको बार-बार डिफ़िकल्टी आ रही है या किसी न किसी पर्पज़ से आपका काम लगातार रुक रहा है, तो आप उस काम को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा 20 और 21 को, ये समय आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, किसी से भी विवाद मोल ना लें, साथ में अपने वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य रखें, और आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है आपको काम करते हुए। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट रहेगी तो निश्चित रूप से आपका रूटीन तो प्रभावित होगा ही होगा। रूटीन की वजह से आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ आ सकती हैं, जो कि आपको काफ़ी तंग कर सकती है। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा, तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। यहाँ आपके ऊपर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, काम की ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा रहेगी, और उसी हिसाब से आपकी जो हेल्थ है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा, 7 और 8 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। किसी के साथ कोई अगर विवाद हुआ है पहले से या कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो आपको थोड़ी यहाँ दिक्कत आ सकती है। इसके साथ-साथ आप अपने खर्चों को लेके और अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पूरा डिस्कशन कर लिया है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।